हेलो प्यारे बच्चों, मैं वैष्णवी मैम लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज इस चैप्टर को हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी टाइमलाइन को एक ही वीडियो में देखेंगे, वन शॉट में। सारी की सारी चीज़ें आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे के सीधे चलते हैं किस पर, अपने चैप्टर पर। भाई नाम क्या है हमारे चैप्टर का? नाम हमें पता है कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर का नाम है। इसका मतलब क्या है कि हमें यूरोप के बारे में पता होना चाहिए और राष्ट्रवाद के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम पूरे के पूरे चैप्टर को और आसानी तरीके से समझ पाएंगे। तो भाई यूरोप आपको पता है क्या है? ये एक महाद्वीप है, ठीक है। ये क्या है? ये एक महाद्वीप है, ठीक है। ये एक महाद्वीप है। रही बात राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद के बारे में आपको पता होगा कि भाई राष्ट्रवाद मिलकर किससे बना हुआ है? राष्ट्र। एक वर्ड आ रहा है किस पे यहाँ पे? राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या होता है बच्चा? कि मान लो जैसे एक हम किसी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो एक हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका रहन सहन जो है वो सेम है, उनके खाने पीने का तरीका सेम है, उनकी संस्कृति सेम है, उनकी परंपराएं सेम है। तो ऐसे इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे उसको राष्ट्र। क्या बोलेंगे? राष्ट्र। और इसी राष्ट्र के प्रति जब हमारे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है, उसी प्रेम की भावना को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो समझ में आया बच्चा कि यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। वही राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये ना प्रॉब्लम हो कि हाँ हम किताब पढ़ने बैठे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। इसलिए मैं पूरी की पूरी किताब ही आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि एक एक लाइन जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो भाई राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। मतलब क्या है कि लोगों का विवेक जब जगा, ठीक है, उनमें जब जागृति का आभास हुआ, ठीक है, तब वहीं से हमें ये भावना जो है वो उत्पन्न होती नजर आ रही है, ठीक है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। मतलब क्या है कि एकता का वाहक बन रही है ये, ठीक है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि चाहे हम भौगोलिक की बात कर लें, ठीक है, ज्योग्राफिकल भाई लोकेशन कैसा भी हो, सांस्कृतिक वहाँ पे कैसे भी सिचुएशन हो, या सामाजिक वहाँ पर कैसा भी परिवेश हो, उन सब में क्या है वो एक एकता का वाहक बन रही है। ऐसी इस भावना को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोल रहे हैं। भाई राष्ट्रवाद की भावना का बीज रोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। पुनर्जागरण बोले तो रेनेसा, कि भाई यूरोप में जब रेनेसा का टाइम चल रहा था, जब पुनर्जागरण का टाइम चल रहा था, वहीं से हमें ये राष्ट्रवाद जो है उभरता समझ में आता है। वही परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से या उन्नत रूप से प्रकट हुई। जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ कि राष्ट्रवाद की जो भावना है इसका आधार कहाँ से है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भाई इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति बहुत बड़ा, बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक तरीके से बोले तो ये प्रथम अभिव्यक्ति है राष्ट्रवाद की, ठीक है। जब हम कभी भी बात करते हैं किसकी? भाई फ्रांसीसी क्रांति की, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक प्रथम अभिव्यक्ति है, ठीक है। क्या है ये प्रथम अभिव्यक्ति है किसकी? राष्ट्रवाद की। प्रथम अभिव्यक्ति है ये राष्ट्रवाद की, यहीं से जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत हो रही है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। भाई 19वीं शताब्दी की बात हो रही है कि बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है ये 19वीं शताब्दी में। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे हैं। मतलब जो है इसके परिणाम आप आगे चल के देखोगे कि भाई जो भी सारी चीजें हो रही हैं 19वीं शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसकी वजह से भाई किस तरीके से क्रांति उत्पन्न हुई है, कैसी कैसी क्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, और उसकी वजह से कैसे कैसे हमको परिणाम देखने को मिले हैं, ये हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई आगे, चलो अब किसकी बात करें? भाई यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, किसकी बात कर रहे हैं? यूरोप में हम बात कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाई अब इसके बाद क्या है? फ्रांसीसी क्रांति जो हमने देख ली है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है एक तरीके की प्रथम अभिव्यक्ति थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी फ्रांस में हमें नेपोलियन का शासन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी फ्रांस में हमें नेपोलियन का शासन भी देखने को मिलता है और इसका बहुत बड़ा योगदान भी हमें देखने को मिला है। भाई फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। मतलब क्या है कि जो समाज
समाज की हम जब बात करते हैं, जो इलीट क्लास के दम पर चल रहा था, जो भाई बड़े बड़े अमीर अमीर जो जमींदार टाइप लोग थे, उनके हिसाब से जो समाज चल रहा था, उसका रुख वहां से मोड़ दिया गया। किसकी वजह से? राष्ट्रवाद की वजह से। हमें जो है एक तरीके से सर्वसाधारण वाली जो मान्यताएं देखने को मिल रही हैं, तो वो राष्ट्रवाद की वजह से ही देखने को मिली कि पहले का समाज जो कहीं ना कहीं अभिजात वर्ग पर टिका हुआ था, वो वहां से अब हट चुका था। ठीक है, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। भाई ये नेपोलियन का योगदान हम यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखते हैं। फ्रांस में तो हमने पूरा देखा, फ्रांस में अभी हम पढ़ेंगे कि उसकी वजह से जो है हमें नागरिक जो संहिता भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जब हम इटली और जर्मनी के एकीकरण पर भी आएंगे ना, तो वहां पर भी हमें नेपोलियन का योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। भाई अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जर्मनी और इटली में भी इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, ये रही भाई नेपोलियन के फोटो, देख लो, क्लियर है भाई, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। अब देखो हमने क्या देखा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इटली और जर्मनी में भी कैसा उसका योगदान देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं बच्चा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन्हीं की नीतियों की वजह से फ्रांस में भी, ठीक है, इन्हीं की नीतियों की वजह से फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी जगा। भाई देशभक्ति यहाँ पर अब जग रही है। ठीक है, फ्रांस में भी हम देख रहे हैं कि देशभक्ति यहाँ पर जग रही है। और रही बात उसकी नीतियों की, तो इसकी नीतियों के बारे में हम देखेंगे जब नागरिक संहिता आएगा तब। ठीक है, क्लियर है भाई। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 1815 ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हमें वियना कांग्रेस का जो है एक गठन देखने को मिलता है। ठीक है भाई, नेपोलियन की हार हो जाती है किसमें? वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में हम देखते हैं कि नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? यहाँ पर ऑस्ट्रिया कर रहा है, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों में अस्त व्यस्त कर दिया गया। भाई वियना कांग्रेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो मेन एम था, वो पता है क्या था? वो ये था कि नेपोलियन के टाइम पे, ठीक है, नेपोलियन के टाइम पे जितने भी सारे यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिले हैं, उन सबको हटा देना। ठीक है, उन सबको हटा देना और नेपोलियन के पहले का जो समाज था उसी को वापस से स्थापित कर देना, उसी को पुनर्स्थापित कर देना। यही मेन ऑब्जेक्टिव था वियना कांग्रेस का। तो भाई क्वेश्चन में अगर आए तो प्लीज इसको याद रखना। क्लियर है? चलो भाई अब आगे देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, अस्त व्यस्त कर दिया था। चलो भाई आओ। कहाँ गया पीडीएफ? अच्छा ठीक, ये आ गया हमारा। ये देखो, अब ये देखो ये चीज भाई, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, 1815 के बाद आप देख रहे हो किस तरीके का हमें यूरोप देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1815 के बाद का यूरोप देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, जो अलग अलग रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पे पोलैंड है, रशियन एम्पायर यहाँ पर है, यहाँ डेनमार्क है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, ये रहा हमारा फ्रांस। ठीक है, क्या रहा? ये रहा फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस है। तो आप देख रहे हो कि इसके बाद हमें कौन कौन सी सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तब बात करते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। चलो भाई हम देख रहे हैं साफ तौर पे, ठीक है, कि परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की नई शक्तियां जो है वो अब उभरने लगी थी। ठीक है, अब आप देख रहे हो किस तरीके से कि सन 1815 जिसमें हमने देखा कि वियना कांग्रेस का हमें गठन देखने को मिला था। ठीक है, वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ऑस्ट्रिया, हमें पता है कि भाई ऑस्ट्रिया ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसके चांसलर का नाम क्या है? जिसके चांसलर का नाम था मेटरनिक। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? पूरा नाम इनका ड्यूक मेटरनिक था। ठीक है, पूरा नाम इनका ड्यूक मेटरनिक था। ठीक है, इन्होंने क्या है इसकी अध्यक्षता की थी। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। यो घोर प्रतिक्रियावादी था। भाई प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि जो भी पुरानी जो पहले की जो संस्थाएं जो स्थापित हैं, जो पुराने बोल सकते हैं जो नियम कायदे कानून जो चल रहे हैं, जो परंपराएं पहले से चल रही हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, उन्हें क्या है, अचानक से जो बदलाव होता है इसके सख्त खिलाफ थे ये प्रतिक्रियावादी लोग। ठीक है, तो भाई ड्यूक मेटरनिक भी क्या था? एक प्रतिक्रियावादी
था, तो उसे तो बदलाव पसंद आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। मतलब क्या है, यहाँ पर भले हम इसको शांति संतुलन के रूप में देख रहे हैं, बट वियना कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई जो नेपोलियन के पहले का जो समाज था ना, जो ऐसा समाज था जो रूढ़िवादी विचारों से भरा हुआ था। ठीक है, एक ऐसा समाज था जो रूढ़िवादी विचारों से भरा हुआ था, तो उसी रूढ़िवादी समाज को, उसी रूढ़िवादी विचारधारा को पुनर्स्थापित करना था। ठीक है, उसी रूढ़िवादी विचारधारा को पुनर्स्थापित करना ही वियना कांग्रेस का मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था। यही आपको याद रखना और यही आपको आंसर में भी लिखना है। ठीक है, यही आपको क्या करना है, यही आपको आंसर में भी लिखना है। ठीक है, डन। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, अब जब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने युद्ध समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है कि भाई जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उन्हीं को पुनर्स्थापित करना ही मेन यहाँ पर एम देखने को मिल रहा है वियना कांग्रेस का, या मेटरनिक व्यवस्था भी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि मेटरनिक जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई वियना कांग्रेस के माध्यम से ही, कि जिस वक्त वियना कांग्रेस का गठन हुआ है उसी वक्त से जो नेपोलियन का युग चल रहा था फ्रांस में वो वहीं से खत्म हो जाता है, क्योंकि 1815 में हमने देखा है कि नेपोलियन की हार हो जाती है और इसी के बाद हम देखते हैं कि एक मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। एक मेटरनिक युग ऐसा बोले जो इस पर आधारित था, किस पर आधारित था भाई, रूढ़िवादी विचारधारा पर जो आधारित था, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा एक घोर प्रतिक्रियावादी था। कौन, मेटरनिक। ठीक है भाई, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों में उसे विभाजित कर दिया था। देखो यहीं से हमें देखने को मिल रहा है कि इटली को विभाजित यहाँ पर कौन कर रहा है, मेटरनिक कर रहा है। ठीक है, इटली को यहाँ पर विभाजित कर दिया गया। बाद में हम आगे चल के देखेंगे कि इटली जो है किस तरीके से एकजुट हुआ है। ठीक है भाई, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। देखो अब किस तरीके से इटली के साथ यहाँ पर क्रियाकलाप किया जा रहा है कि भाई सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे, ठीक है, सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे उसे बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन चीजों को मेंशन कर लेना भाई कि फर्डिनेंड को दे दिया गया था। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को जो है वो सौंप दिए गए थे। रोम और उसके आसपास का मतलब हम ये अगर थोड़ा सा इसको हम अगर डिवाइड कर लें ऐसे ऐसे में, तो इस सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसको किसको दे दिया गया था, इसको पोप को दे दिया गया था। ठीक है, सेंट्रल वाला पार्ट हम देख रहे हैं वो पोप को दे दिया गया था। ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। अब देखो लोम्बार्डी और वेनेशिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर में जो है यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिया का शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर में आपको ऑस्ट्रिया का शासन देखने को मिलेगा और अब सेंट्रल में देख रहे हो केंद्र में आपको पोप का शासन देखने को मिलेगा। यही हम आगे जब इटली का पढ़ेंगे जो एकीकरण तो उसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो उसको याद रखना। क्लियर है भाई। परमा, मॉडर्ना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। हैब्सबर्ग राजवंश यहीं पे आएगा, ऑस्ट्रिया का राजवंश था वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई, राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है, जेनेवा और सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य में उसे सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब यहीं पर आप देखोगे जब आप इटली का एकीकरण के बारे में देखोगे ना, तो इकलौता आपको यहाँ पर एक राज्य देखने को मिलेगा सार्डिनिया पिडमोंट, जो इटली के शाही परिवार के कंट्रोल में था। वही एक इकलौता ऐसा क्षेत्र था जो इटली के शाही परिवार के कंट्रोल में था, बाकी सबके सब जो है वो अलग अलग वहां पर बांट दिए गए थे। ठीक है, क्लियर है भाई। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके जो है जो नेपोलियन के किए गए बदलावों को यहाँ पर बदला जा रहा है। तो इटली में हमने देख लिया कि क्या क्या वहाँ पे किया, इटली को हमने किस तरीके से जो है वो मेटरनिक के द्वारा क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। यही जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के जो 39 जो राज्य थे जिसको किसने किया था, जिसको नेपोलियन ने 39 राज्यों में बनाया था। अब जब इटली का जब जर्मनी के बारे में पढ़ोगे, जर्मनी का एकीकरण, तो एक टाइम पे वहां पर 300 के आसपास जो है वो छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। जब नेपोलियन आता है तो नेपोलियन उन रियासतों को 39 राज्य में जो है वो बांट कर जाता है। ठीक है, 39 राज्य में उसको बांट कर जाता है, जिसको राइन संघ के नाम से जाना जाता था। यही जब 1815 में जब मेटरनिक आता है तो इसी को ये जो 39 यहाँ पर हम देख रहे हैं जो राज्यों का संगठन था जिसको
राइन संघ के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, जर्मन संघ रख दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप जब जर्मनी के एकीकरण में भी देखोगे तो वो आपको मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि मेटरनिख ने कैसे कैसे बदलाव किए, तो इन पे कोई उसका बदलाव नहीं देखने को मिलता। सारा नेपोलियन के किए धरे पर इन लोगों ने सारा जो है उसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन इन राज्यों पर उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो 39 के 39 ही रहे। बस क्या है, संघ का नाम बदल दिया गया था, राइन संघ से उसको जर्मन संघ बना दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। ठीक है, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है मेटरनिख के द्वारा कि कोई भी राष्ट्रीयता की भावना ना आए, कोई भी राष्ट्रवाद की विचारधारा ना उत्पन्न होने पाए, क्योंकि इनका मेन जो विचारधारा थी वो एक रूढ़िवादी विचारधारा थी। इन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, इन्हें जो है वो बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्लियर है, चलो यहाँ तक हो गया। फिर क्या किया गया भाई, अब देखो आगे क्या क्या किया गया है यहाँ पे कि भाई मेटरनिख ने फ्रांस में भी जो पुरातन व्यवस्था की, उसकी पुनर्स्थापना की। पुरातन व्यवस्था मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रूढ़िवाद विचारधारा की यहाँ पर बात की गई है कि जो पुरानी संस्थाएं हैं उन पर जो है उन्हीं को हम वापस से स्थापित करेंगे। क्लियर है, इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। ठीक है, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। आपको पता है कि कोई भी विचारधारा हो, कोई भी भावना हो, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं बदलाव हमेशा होता है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, कोई भी चाहे कैसी भी विचारधारा हो, कितनी भी ज्यादा क्यों ना डोमिनेटिंग हो, कुछ टाइम तक ही चलेगी, उसके बाद जो है दूसरी कोई चीज जो है वो आकर उसकी जगह ले लेती है। तो भाई जो हमारी रूढ़िवादी विचारधारा 1815 से शुरू हुई थी, एक टाइम आने के बाद जो है ज्यादा टिक नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे, कभी ना कभी तो उनमें वो आक्रोश जगेगा ना, कभी ना कभी वो आक्रोश जो है वो क्रांति का रूप लेगा। तो भाई यहाँ पर हमें वही देखने को मिलेगा। ठीक है, जब राष्ट्रीयता की भावना अपने चरम सीमा पर देखने को मिलेगी, तब यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में हमें जो है ऐसी क्रांतियां भी देखने को मिलेंगी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। अब देखो ये थोड़ा सा आपके पॉइंट हैं, इसको आप प्लीज याद रखना कि वियना व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, आपकी हेडिंग ये हो जाएगी, अपने जब नोट्स में आप इसको मेंशन करोगे तो भाई आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी कि वियना व्यवस्था की जो क्या क्या चीजें रही हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, जो बुर्बो राजवंश चल रहा था फ्रांस में पहले, ठीक है, उसको इन्होंने पुनर्स्थापित किया, क्योंकि आपको पता है कि जो बुर्बो वंश था वो एक रूढ़िवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा वाला एक वंश था, उसको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया और लुइस 18वें को यहाँ पर राजा बनाया गया। प्लीज देखो कंफ्यूज मत होना कि कब लुइस 16वां रहा है, कब लुइस 18वां रहा है। लुइस 16वां की जब हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे बात करते हैं। लुइस 18वां की जब हम बात कर रहे हैं भाई वियना कांग्रेस के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 1815 की बाद की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको फ्रांस का राजा बना दिया गया। ठीक है, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भले ही यहाँ पर जो बुर्बो वंश को एक रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए वापस लाया गया था, लेकिन लुइस 18 जो राजा था, लुइस 18वां जो राजा था, उसके दिमाग में ये चीज थी कि भाई ये जो पुरातन पंथी जो व्यवस्थाएं हैं, जो ये रूढ़िवादी विचारधारा को थोपने का काम कर रही है वियना कांग्रेस, ये वो चीज नहीं करना चाहता था। ठीक है, ये फ्रांस की जनता पर ऐसा कोई अत्याचार नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसने क्या किया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि जो भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, मतलब क्या है, जो बदलाव नहीं चाहती हैं, और दूसरी तरफ जो सुधारवादी शक्तियां थी जो बदलाव चाहती थी, तो उनके बीच इन्होंने एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। इन्होंने फ्रांस की जनता के बारे में कुछ सोचा। ठीक है, तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को, प्लीज ये डेट याद रखना कि 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। संवैधानिक घोषणा पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी संवैधानिक घोषणा पत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जो फ्रांस की जनता के लिए किए गए थे, और ये 1848 तक चले भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसी संवैधानिक पत्र में जब बीच में बदलाव किए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा, जब हम आगे पढ़ेंगे चार्ल्स 10 के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा जब इसमें संवैधानिक घोषणा पत्र में बदलाव किए जाते हैं, तब वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है जुलाई क्रांति का। वो हम आगे अभी
देखेंगे। वह 1848 ईस्वी तक वो फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स 10 जब आ रहा है, वह इसके शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाई जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं भाई? अब जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। भाई पता चल रहा है कि भाई उसने संवैधानिक घोषणा पत्र में ही उसने छेड़छाड़ की, इसका मतलब कि वो प्रतिक्रियावादी रहा होगा, उसे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ठीक है, जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी फ्रांस में, उसको इसने दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये प्लीज एकदम मेंशन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि भाई किसको उसने प्रधानमंत्री बनाया? अपना पॉलिगनेक को बनाया, और वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। पॉलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी। अब आप क्या देख रहे हो कि जो लुईस 18वें ने क्या किया था? संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था। वहां पर उसने समान नागरिक संहिता की बात की थी। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में आप आजकल जो है न्यूज में तो आप देखते ही रहते होगे। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे एक देश में जो है कानून जो है वो एक तरीके का लागू हो हर एक व्यक्ति पर। तो यही चीज वहां पर चल रही थी। लेकिन क्या है कि चार्ल्स 10 ने किसको बनाया? पॉलिगनेक को अपना बनाया प्रधानमंत्री, और पॉलिगनेक ने इस व्यवस्था को हटाकर वहां पर अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी कि भाई जो अभिजात वर्ग था, जो एलीट क्लास था, जो बड़े बड़े अमीर अमीर जो जमींदार लोग थे, उनको यहाँ पर विशेष अधिकार दे दिए गए। तो अब ये चीज क्या लोगों को पसंद आएगी? नहीं पसंद आएगी। ठीक है, तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। अब यहाँ पर लोगों का आक्रोश जो है वो जगना शुरू हो गया है। ठीक है, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830, इस डेट को भी प्लीज अपनी कॉपी में मेंशन करना कि 25 जुलाई 1830 को क्या होता है कि चार्ल्स 10 क्या करता है? 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया उसने। मतलब क्या है कि 4 अध्यादेश जारी किए गए, किसके द्वारा? चार्ल्स 10 के द्वारा, कि जो कुछ भी ये क्रांति की एक तरीके से जो शुरुआत हुई है कि भाई लोगों के मन में आक्रोश चल रहा है, तो उसको किस तरीके से दबाया जाए। तो ऐसे ऐसे उसमें हम देखते हैं कि इन 4 अध्यादेशों में ऐसे ऐसे प्रोविजंस देखते हैं जो कहीं ना कहीं इन उदारवादियों के खिलाफ थे। ठीक है, इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब देखो, अब अध्यादेश आ चुका है। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया है कि चार्ल्स 10 जो है वो पक्का हमारे खिलाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेरिस में तो क्रांति की लहर जो है वो दौड़ चुकी है अब। और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध आरंभ हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर आरंभ हो गया गृह युद्ध। अब लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। और आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा फैक्टर बना है इस क्रांति के लिए। ठीक है, चार्ल्स 10 का आना, पॉलिगनेक को लेकर आना, फिर उसका इस तरीके से बदलाव करना, इन अध्यादेशों को पारित करना, ये सारे क्या है एक तरीके से ये कारण बनते हैं जुलाई 1830 की क्रांति का। परिणाम क्या है? चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन करके ये तो निकल गए अपने नानी घर इंग्लैंड। ठीक है, अब जो है इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का यहीं पर अंत जो है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब जो है वो गद्दी किसको सौंप दी जाएगी? यहाँ पर जो है अब गद्दी सौंप दी जाएगी किसको? आर्लियंस वंश को। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी भाई? अब आएगी बारी आर्लियंस वंश की। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को जो है वो गद्दी सौंप दी जाती है। और इसके राजा का नाम आपको पता होगा कौन था भाई? इसके राजा का नाम था लुईस फिलिप। ठीक है, अब कौन आएगा? अब आएगा लुईस फिलिप। ठीक है, इस वंश के शासक लुईस फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता जो है वो प्राप्त कर ली थी। अब जो है सत्ता किसके पास है? अब सत्ता है लुईस किसके पास? फिलिप के पास। अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अब ये भी थोड़ा सा उसी तरीके था, ये भी जो है एक तरीके का प्रतिक्रियावादी इंसान ही था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा नहीं था। इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि आगे की क्रांति होगी। ठीक है, अब देखो क्रांति का प्रभाव हम देख लेते हैं कि जुलाई 1830 में जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार जुलाई
कि क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। अब देखो, क्रांति हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जो सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं ना, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव अब कम हो रहा है, लोगों का आक्रोश अब बढ़ रहा है। लोग जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, और जो सही है वही होना चाहिए। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। आपको पता है कि कभी भी ऐसे क्रांतियां कहीं पे भी देखने को मिली हैं तो कहीं ना कहीं तभी देखने को मिली हैं जब उस समाज में विकास की लहर आई है, जब उस समाज में लोगों ने अपने विवेक से सोचना शुरू किया है, जब वहां पर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर समाज में हम देखते हैं या तो एक उच्च वर्ग देखने को मिलेगा या तो एक निम्न वर्ग देखने को मिलेगा। इन्हीं उच्च और निम्न वर्ग के बीच से जब एक वर्ग निकल कर आता है जिसे हम मध्यम वर्ग बोलते हैं, जो लोग थोड़ा सा क्या होते हैं ना, फ्री माइंडेड लोग होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं, हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक समाज जो है वो बराबर है, हर एक जो हम डिवाइड करके रखे हैं ना कि कौन अपर क्लास है कौन लोअर क्लास है, नहीं, हर एक व्यक्ति जो बराबर है, सभी को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। तो ये बातें जब उभरने लगती है ना, तब हम देखते हैं कि इस तरीके की क्रांतियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तब लोगों को समझ में आ जाता है कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, और फिर से वही बात बच्चा कि जो सही है वही होना चाहिए, ठीक है। डन है भाई। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया, ठीक है। इस क्रांति में हम देख रहे हैं कि जो वियना कांग्रेस ने किया धरा था उस सब को यहाँ पर हटा दिया गया था, ठीक है। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसे सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहीं पर हम देख रहे हैं कि इस जुलाई 1830 की क्रांति के बाद ही हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो बाकी के अलग अलग क्षेत्र थे, बाकी के अलग अलग राज्य हैं, वहां पर जो है संवैधानिक सुधारों की मांग तेज हो गई। वहां पर भी लोगों के मन में आक्रोश आने लगा, वहां पर भी लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम जो है क्रांति करके अपना जो एक सत्ता है हमारी वो हम पा सकते हैं, कोई और हम पर जो है वो अब रूल नहीं कर सकता है। तो क्या है कि समानता स्वतंत्रता की बातें बहुत ज्यादा होने लगी। हर एक तरीके से देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अपने चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं सब में हम देखते हैं कि भाई एकीकरण का मार्ग भी जो है प्रशस्त होता है जर्मनी और इटली का भी, ठीक है। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव में, ठीक है, अब राष्ट्रीयता के प्रभाव में हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा अभी कि भाई इटली में भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें एक मिनट, अच्छा यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं बच्चे, रुको, डन, ठीक। चलो हम क्या देख रहे हैं कि इसी 1830 की क्रांति के बाद क्या हो रहा है, इसी 1830 की क्रांति के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इटली की बात करें चाहे हम जर्मनी की बात करें, वहां पर एकीकरण का जो तरीके से दौर है वो शुरू हो जा रहा है। और बाकी हंगरी है, पोलैंड है, बोहेमिया की बात भी हम करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है क्रांतियां देखने को मिलने लगती हैं। डन है भाई। अब हम आगे की क्रांति देख लेते हैं। अब आगे की क्या क्रांति कैसे होती है वो हम देखते हैं। चलो भाई, लुइस फिलिप क्या है, एक उदारवादी शासक था। क्या है, एक उदारवादी शासक हुआ करता था। अब देखो हमने क्या देखा है कि लुइस फिलिप जो है वो क्या था, वो उसके खिलाफ था, सारे के सारे सुधारों के खिलाफ था। हम वहां पर भले ही देख रहे हैं कि वो एक उदारवादी शासक था, बट उसके बाद भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था भाई वो, ठीक है। कैसा था वो, बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। और गीजो भी एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। भले ही लुइस फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन क्या है, एक होता है ना कि जो बड़े बड़े लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, हम उन्हें खुश करने के लिए जो है, जो हमारी जो जनता है उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पे लुइस फिलिप के साथ भी देखने को मिलती है। और इसी के चलते जो है वो गीजो को प्रधानमंत्री बना देता है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था वह किसी भी तरह के संवैधानिक और सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, क्योंकि हमें पता है भाई क्या है, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी है। उसे तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आएगा ना कि कोई भी सुधार समाज में हो,
ठीक है भाई। लुइस फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ उनको रखना पसंद किया, जिसके शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। ठीक है, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। भाई अब देखो, आप समझ में रहे हो कि भाई आप उसी के बारे में सोच रहे हो जो आपके साथ उठ बैठ रहा है, जो भाई अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, तो भाई जनता कहाँ जाएगी। ठीक है, आप जब उन्हीं के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या ही कर पाओगे देश का भला। ठीक है, और उसके शासन काल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, क्योंकि उसके पास कोई वैसी नीति थी ही नहीं ना वो विदेश नीति के बारे में कुछ सोच रहा था, ना वो घरेलू नीति के बारे में कुछ सोच रहा था। उसे तो बस केवल पूंजीपतियों को खुश रखना था, खुश रखना था, खुश रखना था। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि इसके टाइम पे जो है भुखमरी और बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना भी होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में जो है एक विशाल भोज का आयोजन किया। एक होता है ना कि एक मास मूवमेंट क्रिएट करना, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तभी तो अपने विचारों को उन तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, और जब अपने विचारों को हम उन तक पहुंचाएंगे, वो हमारी सुनेंगे, तभी तो कहीं ना कहीं क्रांति आएगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक विशाल भोज का आयोजन देखने को मिलता है, किसके नेतृत्व में? कियर्स के नेतृत्व में, वो याद रखना। ठीक है, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुइस फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया कि भाई अब तो तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, 24 फरवरी को लुइस फिलिप ने गद्दी का त्याग कर दिया और ये भी सीधा अपने नानी घर निकल जाते हैं। कहाँ? इंग्लैंड में बच्चा। भाई तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क जो है पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। भाई 21 वर्ष से जितने भी ऊपर जो है पुरुष हैं उनको यहाँ पर मताधिकार दिया गया, और इसी के कारण हम कहते हैं कि यहाँ पर गणतंत्र की जो है स्थापना होती है। ठीक है, हो गया। ठीक है, और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? भाई मार्टिन, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुधारवादियों का नेता कौन था? भाई लुई ब्ला। ठीक है, सुधारवादियों का नेता कौन था बच्चे? लुई ब्ला। और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो हम क्या देख रहे हैं बच्चा कि यहाँ पर जो है सुधारवादियों का नेता कौन है? सुधारवादियों का नेता था लुई ब्ला, और गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? मार्टिन। अब भाई देखो, दोनों का कहीं ना कहीं मानना पॉजिटिव ही था। ठीक है, दोनों ही जो विचारधारा थी हमने देखी, दोनों ही विचारधारा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जनता का भला ही सोचा जा रहा है, चाहे सुधारवादियों की बात कर लें, चाहे हम गणतंत्रवादियों की बात कर लें। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि बेटा जब दो नेता आ रहे हैं, एक बयान में दो तलवार कभी नहीं टिक सकती, उसी तरीके यहाँ पे दो नेता कैसे चलेंगे? तो इनके बीच भी आपस में मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इन्हीं मतभेद जब आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन को यहाँ पर फिर फ्रांस का सम्राट बनाया गया। ठीक है, इन मतभेदों को फिर इनको हटाकर लुई नेपोलियन को जो है फ्रांस का सम्राट बनाया गया। ना लुइस फिलिप ना नेपोलियन बोनापार्ट, भाई दोनों को मिला के लुई नेपोलियन को यहाँ पर फ्रांस का सम्राट जो है बनाया जाता है। इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में भी इस क्रांति से जो है वो प्रभावित हुए। और यहाँ पर भी हमें इसके अलावा भी बहुत सारी क्रांतियां देखने को मिली। भाई सुधार की मांग जो है वो बढ़ने लगी थी। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा जो है वो राष्ट्र की स्थापना उन्होंने की। क्लियर है, और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर जो आधारित थे। भाई यहीं से हम देखते हैं किस तरीके से इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो रहा है। तो अब सीधा आ जाते हैं किस पर? इटली के एकीकरण पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चा कि इटली का एकीकरण जो है हमें पूरी की पूरी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हम देखने को यहाँ पे चलेंगे। इटली क्या है? 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? एक क्षेत्र था भाई, मैप में था। ठीक है, इस तरीके की एक अभिव्यक्ति थी। ठीक है भाई, जहां कहीं स्वतंत्र राज हुआ करते थे, इसके कारण जब वहां अलगाव की भावना थी। और इटली, अब देखो यहाँ पर क्या है, सीधे तौर पे क्या बता रहा है बच्चा, ये रुको बताते हैं। सीधे तौर पे इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि हम देख रहे हैं कि इटली का जो टाइम है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो इटली कहीं ना कहीं सिर्फ एक भौगोलिक परिवेश में था। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो है स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, अलग अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनमें अलगाव था, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई एकजुटता नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर जो है अलगाव दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा ये मैप हमारा। ठीक है, ये जो है ये इटली का मैप है पूरा का पूरा, ये देखो। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, देखो भाई, हाँ एक सेकेंड,
डन। तो भाई देख रहे हैं कि इसके रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा जो है और भी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का भी हस्तक्षेप था। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें विदेशी शासकों का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? इटली में विदेशी शासक। अब इससे समझो, जब हम बता रहे थे वहां पर स्टार्टिंग में जब हम बता रहे थे फ्रांसीसी क्रांति के आगे का जब हम दौर बता रहे थे किस तरीके से जो है यूरोप के बाकी क्षेत्रों पर भी इसका असर देखने को मिलता है, तो वहीं पर हमने बात की थी कि जब वियना कांग्रेस आ रही है तो इटली पर उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया और दूसरे दूसरे राज्यों को उसको सौंप दिया गया। ठीक, आपने देखा कि उत्तर में हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया उस पर कंट्रोल कर लेता है। सेंटर वाले केंद्रीय इटली की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पोप के हाथ में उसको सौंप दिया जाता है। साउथ की जब हम बात करते हैं, दक्षिण इटली की जब हम बात करते हैं तो उसको स्पेन के हाथ सौंप दिया जाता है। तो कई विदेशी शासकों का यहाँ पर हमें रूल देखने को मिलता है। ठीक है, अतः एकीकरण क्या है कि अतः जो है एकीकरण में इनका विरोध अवश्य भावी था। और इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। राजधानी रोम जो 1871 में राजधानी बनती है, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में थी? वो पोप के कंट्रोल में थी। और पोप की इच्छा थी कि इटली का जो एकीकरण है स्वयं उसके नेतृत्व में हो। ये पोप की अपनी इच्छा थी कि अगर इटली का एकीकरण हो तो वो मेरे नेतृत्व में हो और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हो, ये याद रखना। ठीक है, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। मतलब अलग अलग हम फैक्टर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में ये सब बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये सब बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास जो है वो हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैंने आपको बताया हुआ कि नेपोलियन का योगदान हमें फ्रांस में भी देखने को मिलता है, इटली में भी देखने को मिलता है और जर्मनी में भी देखने को मिलता है। तो भाई इटली में अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर उसका योगदान जो है इटली के एकीकरण का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है, उसको आसान करता है। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। अब देखो नेपोलियन का मेन कंट्रीब्यूशन था क्या, नेपोलियन ने किया गया था भाई, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया और उसे 3 गणराज्यों में डिवाइड कर दिया था भाई। 3 गणराज्यों में, 3, प्लीज इसको याद रखना। वो कौन कौन से थे? सी स्पाइन गणराज्य की बात हो रही। पहला कौन सा था? सी स्पाइन गणराज्य, दूसरा लिगुलियन था और तीसरा ट्रांसपिडन था। सी स्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपिडन, ये याद रखना। ठीक है, उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन वो लेकर आया था। कहीं ना कहीं नेपोलियन का ये जो काम था ये इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर ये चीजें शायद ना होती तो लोग इतना ना सोच पाते कि हाँ इटली का एकीकरण इतना जरूरी है, कि कहीं ना कहीं उसको एक शासन में उसने लाकर रख दिया था। ठीक है, इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन के पतन, ठीक है, 1814 की बात करें, 1815 में भाई वो हारा था, के पश्चात वियना कांग्रेस जो है द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया मतलब मिलाकर सार्डिनिया पिडमॉन्ट बनता है ना, जो कि इटली के शाही परिवार के कंट्रोल में था। ठीक है, और इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा जो है वो तय होने लगी थी। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो इटली का एकीकरण की दिशा वो तय होने लगी थी। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या बता रहे भाई, आप देखो इसी तरीके हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मजीनी के बारे में भी देखेंगे, गरिबाल्डी के बारे में भी देखेंगे और कावूर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? इटली में 1820 की बात कर रहे हैं से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। 1820 से ही यहाँ पर नागरिक आंदोलनों की शुरुआत हमें देखने को मिली। ठीक है, नागरिक आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं। एक गुप्त दल भाई कार्बोनरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको मजीनी ने ज्वाइन किया था और इसका गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा, ठीक है, राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। मेन देखो कोई भी यहाँ पर गुप्त संगठन देखने को मिलेगा, मेन उनका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इटली को एक गणराज्य में स्थापित करना है। ठीक है, और ये जो गुप्त संगठन है कार्बोनरी, इसको आगे चलकर मजीनी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मजीनी जो है वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है,
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मजीनी का संबंध भी इसी दल से था जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। 1830 की क्रांति के बाद देखा हमने ना कि यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मजीनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मजीनी को इटली से पलायन करना पड़ा। हम देख रहे हैं, आप जब मजीनी के बारे में देखोगे तो पता चलेगा कि लिगुरिया में क्रांति करते हैं वो, ठीक है, एक लिगुरिया में वो क्रांति करते हैं जिसकी वजह से जो है इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है, इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ता है। कौन इनको भेजता है? यही मेटरनिख भेजता है, ठीक है, यही मेटरनिख भेजता है। भाई बात कर लेते हैं मजीनी की, ठीक है। मजीनी आप देख रहे हो फोटो में कितने सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, मजीनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। भाई साहित्यकार थे, सब पता है भाई, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो सोचो कवि क्या क्या सोच ले जाता है, ठीक है। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। देखो राजनीतिक परिस्थितियां भले ही उन्हें इतनी क्लियर नहीं थी कि भाई, एक होता है ना कि कोई व्यक्ति जो है वो डिप्लोमेटिक हो थोड़ा सा, ठीक है, उसको राजतंत्र के बारे में चीजें पता हो, बट इन्हें इतनी ज्यादा जो है वो ज्ञान नहीं था इस विषय पर। बट वो जो है गणतांत्रिक विचार जो है इनके मन में बहुत है, बहुत बढ़िया वो सेनापति थे, ठीक है। एक बोल सकते हैं कि सेना का नेतृत्व उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, क्लियर है। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण जो है वो कम थे, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि बहुत आइडियलिस्टिक थे, ठीक है, बहुत आदर्शवादी विचारों से ओतप्रोत थे, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं थे। जैसे आज के लैंग्वेज में हम बोलें तो बहुत बहुत आइडियल सोचते थे, बहुत प्रैक्टिकल नहीं थे, ठीक है, ये चीज़ थी। अपनी पराजय के बाद भी मजीनी ने हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो, ठीक है, जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में जब हम देखते हैं कि कहाँ पर, कौन सी क्रांति के बाद बच्चा, कौन सी क्रांति के बाद? 1848 वाली क्रांति के बाद, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? 1848 की क्रांति में हमने देखा कि फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का जब दौर आता है तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि 1848 में अब क्या हो रहा है, देखो 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो फ्रांस सहित पूरे यूरोप की क्रांति की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेटरनिख का भी जो है उनका अब उनके मन में भी आ गया भाई बस बहुत हो गया, मेरा शासन अब बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी विचारधारा जो है बहुत टाइम तक नहीं चलती है, कोई ना कोई इसकी जगह आके ले ही लेता है। तो भाई ऑस्ट्रिया अब उसको छोड़ना पड़ गया। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मजनी का आगमन हुआ। अब जो है वापस से मजनी जो है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है, और मजनी संपूर्ण ठीक है, उसके बाद क्या है, इटली का एकीकरण कर उससे एक गणराज्य जो है वो बनाना चाहता था। ये तो पहले से उनके दिमाग में था कि इटली को क्या है, एक गणराज्य बनाना है। हालांकि जो है वैसा हो नहीं पाता है, ठीक है, वो एक राजतंत्र के तौर पर ही वो एकीकरण उसका हो पाता है इटली का, और मजनी तो चाहते थे कि वो गणतंत्र बने, बट एग्जैक्टली में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। अब जो है इटली, जो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था, हमें पता है कि ये इटली के शाही परिवार के कंट्रोल में था ये राज्य, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, इसके दिमाग में ये था कि जो पूरा जो अलग अलग अभी इटली विभाजित है उन सबको वो अपने अंडर में जो है उसका एकीकरण वो करे, ठीक है। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था, और पोप के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई इसका अगर इटली का अगर एकीकरण हो तो उसका आधार क्या बने, धर्म बने। मतलब सबके दिमाग में अलग अलग चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया। भाई जाहिर सी बात है, हर कोई अगर अलग अलग सोचेगा, सब जो है इटली को कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, तो वो कैसे एक हो पाएगा? तो भाई नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया उसका। भाई कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों में आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। अब क्या है कि ऑस्ट्रिया जो है वो इटली पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और इसी आक्रमण में हम देखते हैं कि चार्ल्स एल्बर्ट जो है उसकी हार हो जाती है। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, और इस प्रकार मजनी को पुनः उसकी हार हुई और वो पलायन कर गया। अब देख रहे हो कि दोबारा से मजनी को हार का सामना करना पड़ा। पहले हमने देखा कि भाई मेटरनिख की वजह से, दूसरी बार देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया का आक्रमण हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से जो जनवादी आंदोलन चल रहे थे मजनी के नेतृत्व में, उन सबको दबा दिया गया, जिसकी वजह से मजनी को दोबारा से जो है वो पलायन करके वहां से जाना पड़ा, ठीक है। तो मजनी क्या है, अब तो वहां से जा चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब बात करते हैं एकीकरण का द्वितीय चरण जो है वो कैसा था,
ठीक है, एकीकरण के द्वितीय चरण की यहाँ पर अब हम बात करेंगे। तो भाई 1848 की बात कर रहे हैं। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे। हम देख रहे हैं जैसे कि उसके जो सारे प्रयास हैं वो देखने में क्या सारे के सारे वो असफल ही नजर आ रहे हैं अभी, ठीक है। परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जागरूकता बढ़ रही थी। अब आप देख रहे हो कि कोई ना कोई, भले ही हमें वो असफल आंदोलन देखने को लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है ना लोगों में। लोग कम से कम ये सोचने पर मजबूर तो हो रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन पर कौन शासन कर रहा है, क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या चीजें गलत हो रही हैं। तो इस चीज पर सोचने पर तो लोग मजबूर हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता तो आ रही है और राष्ट्रीयता की भावना भी तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक अब कौन आया है? विक्टर इमैनुअल। कौन आया है बच्चा? अब आए हैं शासक विक्टर इमैनुअल, ठीक है। ये जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। अब इसके मन में भी था कि भाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसा शासक था जिसको जो है आगे चलकर इटली का भी शासक बनाया जाता है, ठीक है। और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा और अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट कावूर को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और काउंट कावूर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है भाई, बहुत गजब का इंसान था भाई, जिसने इटली के एकीकरण का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई काउंट कावूर के बारे में। भाई कावूर एक सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था, कूटनीतिक व्यक्ति था। इसको जो है कि भाई सत्ता की समझ इसको बहुत बढ़िया तरीके से थी कि भाई कूटनीतिक तरीके से हम किस तरीके से जो है पासा पलटा जा सकता है, उसमें ये बहुत तेज व्यक्ति था, ठीक है। भाई वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया आपको पता है कि कहीं ना कहीं बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। आपको जब देखते हो ना कि चाहे जर्मनी के एकीकरण की बात कर लें, चाहे हम इटली के एकीकरण की बात कर लें, दोनों ही मामले में जो सबसे बड़ा इनका दुश्मन था ना वो ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया को तो मंजूर ही नहीं था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। अतः क्या है, उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब यहाँ पे देखो उसने दिमाग क्या लगाया कि ऐसा है फ्रांस के साथ दोस्ती करते हैं। फ्रांस के साथ इसने करी है कूटनीतिक संधि और उसी कूटनीतिक संधि के जरिए ये ऑस्ट्रिया को हरा देता है। देखा यहाँ पे सत्ता का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। अब क्या है, पहले तो फ्रांस का भरोसा जीतना पड़ेगा ना, तभी तो उनके साथ संधि होगी। तो जब क्रीमिया का युद्ध हो रहा था 1853 से 54 के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, कावूर जो है वो फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए चला गया, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार की आग्रह भी नहीं की थी। भाई क्यों गया? क्योंकि उससे जरूरत थी फ्रांस की, और फ्रांस की अगर जरूरत थी तो फ्रांस का भरोसा भी तो जीतना पड़ेगा। भाई फ्रांस को लगना भी तो चाहिए कि कावूर जो है हमारे काम का व्यक्ति है, इसके साथ हम संधि कर सकते हैं, इटली का हम साथ दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले इनको भी तो बलिदान देना पड़ेगा, इन्हें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कावूर क्या क्या भाई लड़ने के लिए चला गया कि शायद जो है फ्रांस इस चीजों से खुश हो जाए, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है कावूर को प्राप्त हुआ और युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ जो है पिडमोंट को भी बुलाया गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जिस लड़ाई के लिए कावूर जो है वो चला गया था और इसका उसको बहुत ही बेहतरीन जो है उसको यहाँ पर परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। इसको जो है बहुत बेहतरीन परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के ध्यान में हम देख रहे हैं कि जब पेरिस सम्मेलन होता है, ठीक है, पेरिस सम्मेलन कहाँ देखने को मिलेगा बच्चा? पेरिस सम्मेलन देखने को मिलेगा फ्रांस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ऑस्ट्रिया के साथ साथ पिडमोंट को भी वहां पर बुलाया गया। इससे कावूर की महत्ता जो है वो बढ़ गई। इस सम्मेलन में कावूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी जो है वो घोषित करवा दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान जो है वो इटली की ओर गया कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति, मतलब एक कावूर जो है वो इतनी बड़ी हस्ती के रूप में जो है वो उभर कर सामने आया उस वक्त। और इस प्रकार इटली की समस्याओं को कावूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो भाई इतना इसने दिमाग लगाया, इसे कहते हैं सत्ता का खेल, कि कहां से इसने जो है फ्रांस के साथ दोस्ती बनाई, ठीक है। और फ्रांस का साथ लेकर इसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वहां पर एक बिगुल बजा दिया कि भाई जो इटली की जो समस्या है वो सिर्फ इटली की नहीं है, ये पूरे यूरोप की समस्या उसने उसको बना दी। कावूर ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमोंट को सैन्य समर्थन देने का भी वादा किया। तो यहाँ पर जो है फ्रांस का सपोर्ट किसको मिल गया? पिडमोंट को अब मिल चुका है। बदले में नीस और सेवाइन नामक 2 रियासतें कावूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर ली। भाई बदले में अब उन्हें भी तो कुछ चाहिए, तो क्या किया कि
नीस और सेवाय नाम की जो 2 रियासतें थी उसको काउर ने फ्रांस के हवाले कर दिया और बदले में फ्रांस ने जो है वो पिडमॉन्ट को एक तरीके से सैन्य शक्ति जो है वो प्रदान की, ठीक है, सैन्य समर्थन दिया। फ्रांस ने काउर को ये भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमॉन्ट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध भी नहीं करेगा। इसके लिए काउर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस और सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। अब देखो, एक होता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पर काउर ने भी यही किया। हालांकि इसकी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है कि आप कैसे इटली का जो है रियासतें जो है आप किसी और को दे सकते हो, इटली की जो एक अस्मिता है, जो उसकी पहचान है, उसके साथ आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। तो इसके लिए इसकी आलोचना तो की जाती है, बट हाँ, इसका योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, इसका योगदान बहुत गजब का था, ठीक है। होता है ना, बहुत दिमागी व्यक्ति था ये, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भाई, महत्वपूर्ण यह है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बहुत कम उन्होंने खोया और बहुत ज़्यादा उन्हें मिला भी था, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काउर के दृष्टि में जो है वो संभव नहीं था। फ्रांस के बगैर वो ये चीज़ नहीं कर पाते, ये दिमाग था काउर के पास, तो इसीलिए जो है उसने ऐसा किया, ठीक है, डन, क्लियर है भाई। अब क्या है भाई, इसी बीच हम देख रहे हैं 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट की कहानी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये देखो, ये है काउर, कौन है बच्चा, ये है काउर। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में यहाँ पर युद्ध आरंभ हुआ है, याद रखना। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। भाई, फ्रांस ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि मैं तो मदद करूंगा, यहीं पर उसकी मदद देखने को मिलती है, और जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना जो है पूरी तरह जो उसको पराजित कर दिया जाता है, और जो उत्तर वाला पार्ट है ना इटली का, वो कंट्रोल में आ जाता है शाही परिवार के, ठीक है। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज लोम्बार्डी पर पिडमॉन्ट का कब्जा हो गया, और एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था कि भाई क्या ही होता जा रहा है, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काउर के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन थी। भाई, उनको एक होना था, जनता का सपोर्ट मिल रहा था किसको, काउर को, और जिसको भी जनता का सपोर्ट मिला है सत्ता उसी के हाथ पे रही है बच्चा, ये तो आपको पता ही होगा, आप चाहे इनके देश की बात करो या हमारे देश की बात करो। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली, ठीक है। तो नेपोलियन क्या करता है, वो अपनी सेना जो है वहां से वापस बुला लेता है कि भाई अब जो है अपने बस का कुछ नहीं रहा है, क्योंकि जो है पूरी की पूरी जनता किसको साथ दे रही है भाई, किसका सपोर्ट कर रही है, वो काउर का सपोर्ट कर रही है, ठीक है। वह युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमॉन्ट के बीच मध्यस्थता करने की बात जो है वो उसको स्वीकार कर ली, और इस तरह संधि के अनुसार लंबार्डी पर पिडमॉन्ट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है वो माना गया कि भाई जिसने जिसको क्या बोलते हैं उसको, जिसने जिस पर कब्जा कर लिया वो चीज़ उसको दे दी गई है, और यहीं पर जो है वो युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है, यहाँ पर संधि कर दी जाती है। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काउर का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था, अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमॉन्ट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमॉन्ट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। भाई अब देखो यहाँ पर कितना दिमागी व्यक्ति है ये। भाई बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। नेपोलियन ने क्या कर दिया कि भाई ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो चलेगा बेटा, हम सब मान लेंगे, तो भाई जिसका जिसका विलय कराना करा लो, लेकिन उसके बाद जनमत संग्रह कराना पड़ेगा कि जनता किसके सपोर्ट में है, ठीक है। क्योंकि उन रियासतों की जनता जो है वो पिडमॉन्ट के साथ थी, इसलिए काउर ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि काउर को तो पता है ना बच्चा कि करवा लो जनमत संग्रह, जीतेंगे तो हम ही, बस यहीं पे दिमाग उनका चल गया। भाई 1860-61 में काउर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को जो है वो मिला दिया, उसका एकीकरण वहां पर कर दिया गया, ठीक है। तथा जनमत संग्रह कर इसकी पुष्टि भी कर ली, जनमत संग्रह भी बकायदा कराया, और जनता किसके पक्ष में निकली, एकीकरण के पक्ष में निकली, काउर के पक्ष में निकली, ठीक है। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमॉन्ट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। अब देखो ऑस्ट्रिया तो दोनों का दुश्मन निकला ना, इटली के भी और जर्मनी का भी। अब इटली का तो सारा उसको समझ में आ गया कि भाई इधर अपना कुछ नहीं चलने वाला, इधर अपनी दाल नहीं गलने वाली, तो अब कहाँ दिमाग लगाया जाए, जर्मनी में दिमाग लगाया जाए, ठीक है। अब उसके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, ठीक है।
भाई 1862 की अब बात कर लेते हैं। अब देखो गैरिबाल्डी का भी बहुत बड़ा जो है हमें रोल देखने को मिलता है यहाँ पर कि भाई गैरिबाल्डी क्या करते हैं। तो भाई गैरिबाल्डी करते हैं ये कि 1862 में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो दक्षिणी इटली वाला जो पार्ट है, ठीक है, दक्षिणी इटली की बात हो रही है यहाँ पर, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमानुएल को अपना शासक मान लिया। भाई विक्टर इमानुएल को जो है अपना शासक हर कोई जो है वो मान लेता है। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी की बात होती है, जो क्या है पेशे से एक नाविक हुआ करता था, ठीक है। सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। भाई गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, जो मैंने अभी आपको बताया, और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी का बहुत बड़ा समर्थक था भाई गैरिबाल्डी, कि भाई उस बंदे ने जो कुछ भी किया है मैं भी करूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी जो है इटली को एकीकरण कराने में पूरा पूरा योगदान दूंगा। परंतु बाद में काउर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। भाई गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। स्वयं सेवकों का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये याद रखना, ठीक है। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिए, जो कि स्पेनी शासकों के कंट्रोल में थे, ये याद रखना। दक्षिण इटली जो है वो स्पेनी शासकों के कंट्रोल में थी, ठीक है। और कि इन रियासतों की जो अधिकांश जनता जो है बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई और गैरिबाल्डी ने यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी, ठीक है। गैरिबाल्डी ने क्या किया बच्चा, उन्होंने यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी और इन राज्यों को विक्टर इमानुएल के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि शासक तो वही बने थे ना, तो उन्होंने जो है ये विक्टर इमानुएल के हाथों में से सौंप दिया, ठीक है। क्लियर है, डन हो गया भाई। वस्तुतः काउर के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काउर ने उसे दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। काउर ने गैरिबाल्डी के दक्षिणी अभियान का समर्थन किया, भले ही इन दोनों के विचार थोड़ा आपस में नहीं मिलते थे, ठीक है। 1862 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर कि गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तब काउर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया। तब काउर ने विरोध किया कि बच्चा अभी नहीं करना, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और रोम की रक्षा के लिए पिडमोंट की सेना भेज दी। इस बीच गैरिबाल्डी की भेंट काउर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना जो है उसने त्याग दी। चलो बच्चा ठीक है काउर साहब, जो आप बोल रहे हैं हम वही करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं रोम पर आक्रमण करते हैं अभी, ठीक है। फिर क्या है, दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमानुएल को सौंप दिया और गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव जो है विक्टर इमानुएल द्वारा दिया भी गया था। भाई देखो विक्टर इमानुएल भी बोले कि बेटा देखो गैरिबाल्डी साहब, आपने ही तो दक्षिणी इटली को जीता है, तो आप ही शासक बन जाओ। लेकिन गैरिबाल्डी बोलते हैं ना, ये हमसे ना हो पाएगा, आप शासक हो, आप रखो इसे, आप शासन करो, भाई सीधी सी बात, ठीक है। परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर जो है वह अग्रसर हो गया। त्याग और बलिदान की इसी भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने भी उसकी जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। भाई बहुत त्याग और बलिदान से ओतप्रोत व्यक्ति थे ये, इन्हें शासक बनने का भी मौका दिया गया कि भाई बन जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो राष्ट्र के नाम कर दी और इस साधारण से किसान के जीवन में ही वो उस अपना जो है वो जीवन व्यापन जो है वो करने लगे थे, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं 1862 में जो है दुर्भाग्यवश जो है वह काउर की मृत्यु हो गई और इसी तरह से वह पूरे इटली का एकीकरण तो देख तो नहीं पाया, क्योंकि भाई 1862 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण जो है वो विक्टर इमानुएल के द्वारा हम यहाँ पे देखने को पाते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 1870-71 में देखते हैं कि फ्रांस और प्रशा के बीच जो है बहुत भयंकर युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। 1870 से 71 के बीच में हम देख रहे हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ मेंशन करते चलना, जो मैं डेट्स के बारे में बता रही हूँ या जो नाम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो इवेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको आप मेंशन करो। 1870-71 की बात कर रहे हैं भाई, फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना ही संभव नहीं हो पा रहा था। ये भाई कैसे बचाएं फ्रांस को, सॉरी रोम को, ठीक है, कैसे बचाएं। विक्टर इमानुएल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया कि भाई हमका छोड़ दो और तुम चाहे जोन ले जाओ, हैं। भाई इमानुएल ने पोप को राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को जो है वो इटली में मिला लिया। उसका केवल उतना जो जहाँ पे वो आराम से
संरक्षण लेकर बैठा हुआ था पोप ना, उतना छोड़ दिया उसने विक्टर इमानुएल ने, बाकी जो रोम पर उन्होंने कब्जा कर लिया, बाकी उसको इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। और इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन सिटी की स्थिति को स्वीकार कर लिया। भाई वेटिकन सिटी को इसलिए वहां से अलग ही कर दिया गया, ठीक है, कि भाई ठीक है पोप रहना चाहते हो वहीं रहो, बाकी का रोम तुम्हारे कंट्रोल में, ठीक है, वो हमारी कैपिटल है, ठीक है। भाई इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउर, गरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं तथा विक्टर इमानुएल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। और इस सभी घटनाओं के पास में राष्ट्रीय चेतना जो है वो सर्वोपरि थी। भाई राष्ट्रवाद की भावना तो वो सर्वोपरि थी। अगर राष्ट्रवाद की भावना होती ही नहीं तो कहाँ से एकीकरण कर पाते बच्चा, ठीक है। तो अब किसकी बात करेंगे, अब आ जाता है हमारा टॉपिक किसका, जर्मनी के एकीकरण का। भाई इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ संपन्न हुआ है। याद रखो 1861 में जो है इटली का एकीकरण होता है, 1871 में रोम उसकी राजधानी बनती है और 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना बच्चा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, भाई जर्मनी की बात है। जर्मनी की मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो है पहले क्या है वो कुछ 300 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था, जिसको नेपोलियन ने जो है 39 राज्यों में संगठित कर दिया गया था, जिसका नाम क्या था, राइन संघ नाम रखा गया था। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी की बात हो रही है में शर्मा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय से सुदृढ़ अवस्था में रहा है, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित हो चुका था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़ी जो है रियासतें देखने को मिल रही थी। उसमें राजनीति, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्य में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रशा जो है वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है। प्रशा ने ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है अपने सर पर उठाई हुई थी और अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डाइट जिंदा थी। भाई प्रतिनिधि सभा डाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। डाइट क्या थी, एक प्रतिनिधि सभा थी दक्षिणी जर्मनी की, ठीक है, दक्षिणी जर्मनी की, जहां सभी मिलते थे, परंतु उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहां पर जर्मन राष्ट्रवाद जो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। डाइट जो है वो सिर्फ क्या थी, एक तरीके से सभा हुआ करती थी, ठीक है, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, क्योंकि उनमें राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसने इन 300 छोटी बड़ी रियासतों को 39 राज्यों में संगठित कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उसने 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया, ठीक है, जो बताया मैंने आपको कि भाई 39 राज्यों का जो संगठन था, ठीक है, का निर्माण किया। और यहीं से जो है जर्मन राष्ट्रवाद की भावना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, ठीक है। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगल हो गए, कांट हो गए, हम्बोल्ट है, अंडर्ट है, जैकब ग्रीम है, ठीक है, ये सब कौन है, ये कौन थे भाई, ये सब फिलोसोफर थे, ठीक है, दार्शनिक थे, ये लोग बुद्धिजीवी थे, ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगल ने क्या है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। हीगल का एक तरीके से एक मेथड आता है, एक डायलेक्टिकल मेथड आता है हीगल का, एक बोलते हैं उसको हम एक तरीके से द्वंद्ववाद। भाई थीसिस है एंटी और उसका एंटीथीसिस आएगा, तब आ जाकर सिंथेसिस आएगा। मतलब एक पॉजिटिव कोई चीज़ रहेगी, उसका नेगेटिव कोई चीज़, मतलब अपोजिट कोई चीज़ रहेगी, तो उनको मिलाकर हम कोई मिडिल वे निकालेंगे, ठीक है। तो ये तरीके का एक कॉन्सेप्ट था किसका, हीगल का, ठीक है, जिसमें उसने जर्मन राष्ट्रवाद को बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई किया है। कभी मौका मिले तो हीगल को पढ़ना, ठीक है, बहुत बढ़िया है इनका। उसके बाद क्या बात करते हैं भाई, रशिया का चांसलर जो है बिस्मार्क, हीगल के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था बिस्मार्क, ठीक है। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जो है जागृति की, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है दार्शनिकों की वजह से कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्ग प्रशस्त हो रहा है किसका, जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है। भाई हिंडनबर्ग और नोवेलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मनी संस्कृति को उजागर किया कि भाई पहले का जर्मनी कैसा हुआ करता था, कैसा गौरवशाली राज्य हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ों का हम देख रहे हैं कि इसको फैलाव किया गया। उन्होंने, ठीक है, नायक नायिकाओं को जीवंत जो है चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने के कगार पर है, ठीक है, क्लियर है। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों तथा विद्यार्थियों का भी योगदान था।
क्यों नहीं होगा बच्चा? यहीं से विकास की भावना आ रही है, यहीं से तो जागृति हो रही है, यहीं से तो बुद्धि बढ़ रही है। ठीक है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुशेनशाफ्ट नामक सभा भी स्थापित की। प्लीज इसको मेंशन कर लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रुशेनशाफ्ट नामक क्या है? एक संस्था यहाँ पर स्थापित की गई। ठीक है, वाइबर राज्य की जो है वेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलनों का केंद्र बना। कहाँ का? वाइबर का वेना विश्वविद्यालय, नाम याद रखना, वाइबर का वेना विश्वविद्यालय। ठीक है, यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून और काल्सवाद के जो आदेश थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काल्सवाद डिक्री, ठीक है, काल्सवाद डिक्री के दौर पर जाना जाता है। ठीक है, उसको वहां पर जारी किया गया। ठीक है, देन परंतु फिर भी जर्मनी की राष्ट्रीयता की प्रबल धारा जो है प्रभावित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान किया। आप देख रहे हो कि कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जर्मनी का एकीकरण हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निमित्त हो रही थी। 1834 में क्या हुआ कि जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में एक ज़ोलवेराइन नाम की संस्था का यहाँ पर जो है उसको संगठित किया गया। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रेड यूनियन था। ठीक है, व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका नाम था ज़ोलवेराइन, और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि पहले हम देखते थे कि जो अलग अलग राज्यों में करेंसी चलती थी, पहले 30 करेंसी चलती थी हर राज्य की अलग अलग। इस संस्था ने उस करेंसी को 2 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि करेंसी के तौर पर पहले 30 चलती थी, फिर 2 हो गई, तो एकीकरण हो रहा है ना, समान चीजें हो रही हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है। ठीक है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, और इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी जो है अभी तक संगठित नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हम आगे अभी देखते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ज़ोलवेराइन का हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है रोल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से, एक तरीके से बोल रहे हैं कि आर्थिक तौर पर जो है उसने जर्मनी को उसका एकीकरण करने की कोशिश की थी। ठीक है, फिर क्या बात कर रहे हैं भाई? फ्रांस की बात हो रही है कि फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। भाई 1830 की क्रांति का रोल देखने को मिला है, भले ही बहुत ज्यादा जो है सफलता नहीं मिली थी इन क्रांतियों से, बट जो है हमें कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर मिला है कि भाई साक्सेनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। और ऑस्ट्रिया तो आपको पता है कि चाहे जर्मनी की बात करो चाहे इटली की बात करो, दोनों का बहुत बड़ा दुश्मन था। ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भगा दिया था। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख के युग का अंत भी कर दिया था। ठीक है, 1848 की क्रांति में ही हम देख रहे हैं ना कि मेटरनिख जो है अब अपने निपट जाते हैं कि भाई अब हो जाता है कि भाई आप छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रिया छोड़कर ही वो चले जाते हैं, और मेटरनिख का युग जो है वहीं से खत्म हमको देखने को मिलता है। और इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने, ठीक है, वान गॉर्गन के नेतृत्व में, इनका नाम प्लीज मेंशन करना, जो भी इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिल रहे हैं कि भाई वान मॉर्गन के नेतृत्व में मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। ठीक है, फ्रैंकफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया, एक तरीके की सभा जो है वहां पर की गई थी, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो प्रशा का उस वक्त का शासक था फ्रेडरिक विलियम, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम को बोला गया कि भाई ऐसा है कि जो भी जर्मनी का एकीकरण है वो तुम्हारे अब कंधों पे रखा जा रहा है, तुम जो है जर्मनी के राजा बनो और इसको जो है एकीकरण करने का इसकी कोशिश करो। बट यहाँ पर क्या होता है कि इस बात को फ्रेडरिक विलियम जो है वो अस्वीकार कर देता है। ठीक है, और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है, साथ ही लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक ने क्या किया, एक निरंकुश, भाई सीधे तौर पर उसने अगर मना किया कि हम जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसको जो है सुधार पसंद नहीं थे, उसको बदलाव पसंद नहीं था। इसका मतलब क्या है कि वो एक निरंकुश राजा था, उसको सब कुछ अपने हाथ में ही चाहिए था। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा वाला था, एक तरीके का प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, उस विचार का था, और उसने क्या किया, उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था, क्योंकि उसे ऑस्ट्रिया से नहीं लड़ना था, उसे सिर्फ जो है अपनी सत्ता प्यारी थी। ठीक है, जर्मनी के कुछ अन्य जो दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया, उसी तरीके से जिस तरह से हमने इटली का देखा कि भाई इटली के एकीकरण में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण में भी हमें बहुत सारी बाधाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही जर्मन राज्यों में
विद्रोह की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया था। क्लियर है, डन। अब देखते हैं भाई प्रशा का क्या सीन है यहाँ पर। प्रशा का भी थोड़ा सा हम देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका एक इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर किरदार देखने को मिलता है प्रशा का। उसने क्या किया कि भाई प्रशा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी के एकीकरण जो है वो उसी के नेतृत्व में हो सकता है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है अब किसके कंधों पर आ चुकी है, अब जो है वो प्रशा के कंधों पर आ चुकी है। जैसे हमने इटली के एकीकरण में देखा कि सारी जिम्मेदारी जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट के हिस्से में आई थी, उसी तरीके जर्मनी के एकीकरण में जो है वो प्रशा के कंट्रोल में है सब कुछ अब। ठीक है, तो भाई इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति जो है बढ़ानी शुरू कर दी, और इसी बीच जो है फेडरिक का देहांत हो गया। उसका भाई विलियम, जो यहाँ पर हम देखते हैं काइजर विलियम की बात करते हैं यहाँ पे, और इसी को जो है आगे चलकर राजा बनाया जाता है, कहाँ का, जर्मनी का। ठीक है, काइजर विलियम की यहाँ पर हम बात करते हैं, काइजर विलियम। ठीक है, विलियम राष्ट्रवादी विचारधाराओं का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा जो है वो तेज हो गई, साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुआ। ये एक तरीके से क्या है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। इसको क्या था कि भाई जनता के लिए काम करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है ये अपने ऊपर उठा लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब जर्मनी का एकीकरण हमें करना होगा, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास जो है वो तेज हो गया। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, और बिस्मार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क का ही पूरा का पूरा रोल देखने को मिलता है काहे में, जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, बिस्मार्क को और क्या कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है आयरन चांसलर। ठीक है, क्या बोले तो लॉ चांसलर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बिस्मार्क को जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि जो है वो हुआ करता था। प्रारंभ से ही हीगल के विचारों से प्रभावित था। हीगल के बारे में मैंने आपको बताया है, कभी आपको मौका मिले तो इनके बारे में पढ़ना भी जरूर। ठीक है, और जर्मन संसद डाइट ने अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय जो है वो देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। या उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। मतलब क्या है कि इस तरीके का ये पर्सन था कि आप देख रहे हो कि एक तरफ जो है वो सुधारवादी लोग जो हैं वो भी इसको अपना समर्थक समझते थे, और जो कट्टरवादी लोग थे, ठीक है, जिनको सुधार पसंद नहीं था, वो भी इसको अपना समर्थक समझते थे। मतलब दोनों ही ग्रुप में इसने अपनी बाकायदा पकड़ मजबूत बनाई हुई थी। ठीक है, और बिस्मार्क जो है जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्तियां भी जो है उसने एकत्रित करना जो है उसने शुरू कर दी थी। और इसके लिए आपको पता है कि इसको जो हम अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया कि इसे लोहे का चांसलर कहा जाता है, ठीक है, आयरन चांसलर कहा जाता है, तो इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसने जो है सैन्य शक्तियों पर इसने बहुत ज्यादा बल दिया था कि भाई हर चीज जो है वो लड़ाई से जीती जा सकती है, ये इसके विचारधारा में था। ठीक है, कि अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हम इसकी देखते हैं, उसका अवलंबन किया। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण जो है वो संभव था। भाई लड़ाई करेंगे, युद्ध होगा, तभी जीत पाएंगे, तभी जो है जर्मनी का एकीकरण हम कर पाएंगे। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। मतलब अनिवार्य सैन्य सेवा मतलब क्या है कि बच्चा तुम कैसे भी हो तुमको सेना में आना पड़ेगा, ये चीज हो गई थी। ठीक है, कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। ठीक है, जहाँ पे 1830 की यहाँ पे संधि की यहाँ पे बात हो रही है। इस कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण की भावना जो है वो जोर पकड़ने लगी थी कि अब तो जर्मनी को एक करना ही पड़ेगा। ये रहे हमारे काउर, ठीक है, इनको देख लो। भाई बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया, और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में, ठीक है, स्लेस्विंग और हॉलस्टन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर क्या है, 1864 की बात हो रही है। पहली लड़ाई जो है इनकी डेनमार्क के साथ होती है। 7 सालों में इनकी 3 लड़ाइयाँ होती हैं। डेनमार्क के साथ होगी, उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ होगी, और लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रांस के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के साथ जो है इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, उसने डेनमार्क के साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। डेनमार्क पर जो है वो आक्रमण कर देते हैं 1864 में, क्योंकि उन पर जो है डेनमार्क का नियंत्रण था। ठीक है, किन राज्यों को लेकर, उन राज्यों को प्लीज याद रखना, स्लेस्विंग है और हॉलस्टेन है। ठीक है, इनका नाम याद रखना। इन्हीं राज्यों की वजह से डेनमार्क के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। जीत के बाद स्लेस्विंग जो है प्रशा के अधीन हो गया, और हॉलस्टेन जो है वो ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। इन्होंने आपस में बांट लिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रशा जो है साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्होंने जो है उन दोनों राज्यों को आपस में बांट लिया था। ठीक है, चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या जो है वो, जर्मनों की संख्या जो है वो अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह जो है यहाँ पर फैला दिया। ठीक है, क्लियर।
अब क्या देख रहे हैं भैया, देखो भाई, जिसे कुचलने के लिए क्या किया गया, ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। मतलब क्या है, एक तरफ तो इनकी डेनमार्क से भी जीत हो गई, दूसरी तरफ जो है वो ये प्रशा के साथ भी लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है भाई, चूंकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना भी अवश्य संभावित था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। मतलब क्या है, किसका दिमाग देख रहे हो, पहले तो भाई ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इन्होंने डेनमार्क को हरा दिया, अब ऑस्ट्रिया के साथ भी ये दिमाग लगा रहे हैं कि ये कुछ तो करे, ये कुछ तो करे, नाम इसी का आना चाहिए, गलत तो यही साबित होना चाहिए, कुछ तो ये करे तब मैं इसको पलट कर जवाब दूं और इसे हरा दूं, ये यहाँ पे दिमाग चल रहा है। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तथा सिराए। मतलब क्या है कि भाई फ्रांस से इन्होंने पहले ही समझौता कर रखा, ऐसा है मेरी और ऑस्ट्रिया की लड़ाई होगी, ठीक है, तुम न्यूट्रल रहना, तुम मत ज्यादा उछलना, तुम मत बोलना, ये संधि कर चुके थे ये पहले। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया था। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली थी। भाई देख रहे हो कहाँ कहाँ संधि करके बैठा है बंदा, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा, कि भाई अब जब लड़ाई होगी तो भाई दूसरी तरफ से जो है इटली भी ऑस्ट्रिया पे हमला कर दे, तो ऑस्ट्रिया जो है वहीं पर बिखर जाए। ठीक है, अतः अपने अपमान से शुभ ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रशा के खिलाफ जो है सेडोवा में जो है युद्ध की घोषणा कर दी। अब देख रहे हो चारों तरफ से ऑस्ट्रिया को घेरने की कोशिश की गई थी। अब ऑस्ट्रिया को ये समझ में आ गया कि भाई ऐसा है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, तो भाई ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, प्रशा पर कर दिया आक्रमण 1866 में। ठीक है, और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया और बुरी तरह से पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से जो प्रभाव था ना वो भी समाप्त हो गया और जर्मनी एकीकरण का जो 2/3 कार्य तो पूरा हो ही गए। भाई ऑस्ट्रिया के हार जाने से ही बहुत बड़ा काम इनका आसान हो गया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हारने से ही इनका बहुत बड़ा जो है वो काम आसान हो गया था। अब जो है शेष जर्मनी की बात कर लें, शेष जर्मनी के साथ क्या हाल चल रहा है बच्चा, बची हुई जो जर्मनी है, भाई शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया गया, फ्रांस के साथ जो है युद्ध करना आवश्यक हो गया था। अब देखो फ्रांस के साथ भी है, जिनके साथ संधि करके बैठे हैं उनके साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस जो है वो हस्तक्षेप कर रहा था, तो भाई उससे भी अब लड़ना जरूरी है। तो इनकी लड़ाई हो जाती है कब, 1870-71 में। ठीक है, 70-71 में हम देखते हैं। फिर क्या है भाई, इसी समय स्पेन की राजगद्दी का जो है मामला उभर गया, जिस पर प्रशा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया। अब देखो स्पेन पर वहां पर क्या है कि अब अगला जो है उत्तराधिकारी कौन होगा, ये लड़ाई चल रही है स्पेन में, और दावेदार यहाँ कौन है भाई, जर्मनी का दावेदार है। और इस चीज का विरोध कौन कर रहा है, फ्रांस विरोध कर रहा है, तो भाई जर्मनी को बुरा तो लगेगा ना, लगे ना, सॉरी प्रशा की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, प्रशा को तो बुरा लगेगा। और प्रशा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रश्न में जो है वो जारी कर दिया। ठीक है, फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया था। इसे चिढ़कर 19 जून 1870 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 19 जून 1870 को क्या हुआ कि फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब क्या है कि इन्होंने काम किया कि सबको केवल उकसाने की कोशिश की, और जब उधर से आक्रमण हुआ तो इन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको हरा दिया। ये दिमाग था भाई बिस्मार्क का, देख रहे हो कितना बड़ा दिमागी इंसान था। ठीक है, और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जो है वो जबरदस्त हार हुई। तत्परांत क्या हुआ, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये बहुत पिछले कई साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच जो है शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का यहाँ पर उदय हो गया। ठीक है, अंतोक्त्या क्या हुआ कि भाई जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में, ठीक है, यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में उसका स्थान बन गया। भाई इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित करने, ठीक है, सुनिश्चित करने की नहीं, बल्कि क्या हुआ अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र हैं इसके कारण जो है उनमें भी हमें राजनीतिक जो है उथल पुथल देखना शुरू हो गया। भाई कहीं पे भी क्रांति होगी बच्चा, पूरे के पूरे यूरोप में अगर एक भी जगह कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगह पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। मूल आपको पता है भाई राष्ट्रवादी विचारधारा थी।
ठीक है। हंगरी बोहेमिया की बात कर लें तथा यूनान की बात कर लें तो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन भी हमें देखने को मिले हैं और इसी के प्रभाव में ओटोमन साम्राज्य का पतन भी हुआ है। ओटोमन साम्राज्य का पतन भी इसी परिप्रेक्ष्य में भी देखने को मिलता है। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को जो है संगठन करके सर्बिया को जन्म दिया। बाल्कन वाले रीजन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है वहां पर उथल पुथल देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारी हमें उथल पुथल जो है बाल्कन में भी देखने को मिलती है इसी राष्ट्रवादी विचारधारा की वजह से। ठीक है, और बहुत मैं देख रहे हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान में हमें किस तरीके से, यूनान की बात करें बोले तो ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में क्या हो रहा है भाई, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलनों को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है भाई, बहुत बड़ा अतीत रहा है। आप पढ़े होंगे ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में, कभी टाइम हो तो पढ़ना। बहुत बड़ा इनका जो है पास्ट, बहुत ग्लोरियस पास्ट जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण उसे पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां जो है यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़ना जरूर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे उपलब्धियां देखने को मिलती हैं इनकी। ठीक है, पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। भाई इतना बड़ा बड़ा इनका बोलते हैं ग्लोरियस पास्ट रहा है, बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने इनोवेशन जो है किया है ग्रीक सिविलाइजेशन में, हम देखते हैं। इन्हीं से सीख सीख कर जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जो पाश्चात्य समाज है हमारा, इन्हीं से सीख सीख के तो वो बड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम देख रहे हैं कि वो तुर्की साम्राज्य के कंट्रोल में है यूनान इस वक्त। ठीक है, उस वक्त क्या है, वो तुर्की साम्राज्य के कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या, फ्रांसीसी क्रांति से यूनानी जो राष्ट्रीयता की जो भावना है, ठीक है, वो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से ही वो जागृत हुई है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान क्या थी, वो एक थी। ठीक है, इनकी पहचान क्या थी बच्चा, वो एक देखने को मिलती थी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब ये है कि भाई तुर्की साम्राज्य के कंट्रोल में था कौन, यूनान। ठीक है, तुर्की साम्राज्य के वो कंट्रोल में। हाँ, अब देखो बहुत सारे हमें आंदोलन देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इसके लिए क्या हुआ, हितेरिया फिलाइक, प्लीज बच्चा मेंशन कर लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना जो है ओडेसा, ठीक है, ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। भाई ओडेसा नामक स्थान पर एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था हितेरिया फिलाइक। ठीक है, इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। मतलब क्या है कि तुर्की शासन को हटाना है और यूनान को एक समृद्ध, एक स्वतंत्र राज्य बनाना है। ठीक है, ये काम था भाई। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। आपको पता है कि कोई भी क्रांति हो, कहीं ना कहीं वो मध्यम वर्ग की उसकी विवेक बुद्धि पर, ठीक है, उसी की सोच पर, उसी की विचारधारा से कहीं ना कहीं शुरू होती है। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। भाई इतना बड़ा बड़ा इनोवेशन हुआ था यहाँ पर, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक जो है अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उधरते थे। इंग्लैंड का महान कवि भाई लॉर्ड बायरन, इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता। भाई ये खुद पैसा इकट्ठा करके खुद लड़ाई लड़ने जाते हैं ये यूनान के लिए। यूनानी की जो है स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी और इधर रूस भी जो है वो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। ठीक है, पर रूस भी इनके सपोर्ट में था कि भाई यूनान का जो है एक तरीके से इनका स्वतंत्रता इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, वह यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया गया। भाई लोग क्या है, लोगों को चाहिए स्वतंत्रता, उसके लिए वो कर रहे हैं आंदोलन और तुर्की शासन जो है उनके साथ बहुत गलत व्यवहार जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा था। 1821 की अलेक्जेंडर जो है चिप्लांसिटी के नेतृत्व में, इनका नाम याद रखना बच्चा, अलेक्जेंडर चिप्लांसिटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था। इनका जो विद्रोह है वो 1821 से ही वो शुरू हो गया था और खत्म कब होता है, 1832 में जाके खत्म होता है। भाई जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्षधर में था, बट क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर वो सामने नहीं आ पा रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? प्लीज कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कर देना, आपका सारा डाउट जो है सॉल्व किया जाएगा। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 की बात हो रही है। ग्रेट ब्रिटेन और रूस,
जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसे मेंशन करते चलना। 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ था कि वो तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे, भाई कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। फ्रांस का राजा जो चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी रखने लगा था और 1827 में लंदन में सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ और यूनान के सपोर्ट में बात कही। ठीक है, संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया कि ऐसा है, यूनान अब तुर्की शासन को अब हटाया जाएगा और यूनान को स्वतंत्र राज्य अब बनाया जाएगा। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना जो है वो नवार्नियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई और तुर्की के समर्थन में सिर्फ जो है मिस्र की सेना ही थी। तो भाई तुर्की को इसी प्रकार से हरा दिया गया था। ठीक है, बुरी तरह उसे पराजित किया गया और जो है अंततः 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की जो प्रभुता में यूनान की स्वतायत जो है वो देने की बात तय हुई थी। ठीक है भाई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बात को मानने से इनकार कर दिया था। क्लियर है? ठीक है, अब क्या है कि भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं एड्रियानोपोल की जो संधि हुई है वो 1829 में देखने को मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने जो संधि की जो बातें वहां पर की गई थी उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था कि भाई जो वो संधि बंदी को नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना जो है वो बेहतर मानते थे। मतलब क्या, एक स्वतंत्र देश के तौर पर वो यूनान को देखना चाहते थे और इसी के फलस्वरूप क्या 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित कर दिया गया और बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार जो है यूनान पर से रूस का भी प्रभाव जो है वो जाता रहा। तो भाई ये रही हमारी क्या, यूनान पर किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर हुए और किस तरीके से उसको जो है यूनान को आज़ादी मिली। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक दो और छोटे छोटे राज्य हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से स्वतंत्रता मिली है, कैसे आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। हंगरी में क्या होता है बच्चा, हंगरी में होता है कि राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप जो है हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। भाई यहाँ पर जो कंट्रोल किसका था, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, ये याद रखना है। 1848 की क्रांति के प्रभाव में यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, ये चीज हमने उसी वक्त देखी थी। ठीक है, और आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कोसूथ और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी कर रहे थे, ये चीज जरूर मेंशन कर लेना। ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोसूथ और फ्रांसिस डिक नामक जो दो क्रांतिकारी थे वहां पर उन्होंने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। ठीक है भाई, कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज, मतलब क्या, क्लासलेस सोसाइटी की, वहां पर कोई भी क्लास ही ना हो, कोई भी वैसा वर्ग ही ना हो, मतलब ना उच्च वर्ग हो, ना निम्न वर्ग हो, ना मध्य वर्ग हो, बिना वर्ग के कोई समाज की स्थापना पर इस चीज को वो समर्थन उसका करता था, इन विचारों का वो समर्थक था। उसने क्या किया, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया और इसी वजह से जो है उस पर बैन लगा दिया जाता है। ठीक है, फ्रांस में लुईस फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि कंट्रोल किसका है, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल है और अगर उन्हें स्वतंत्र होना है तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो अब उन्हें जाना पड़ेगा, तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी और ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब क्या है, अब जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं और 31 मार्च 1848 की बात है। ठीक है, 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें वहां पर स्वीकार कर ली कि ठीक है भाई, जैसा बोल रहे हो वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की। मतलब स्वतंत्र मंत्री परिषद मतलब क्या है, एक इंडिपेंडेंट काउंसिल होनी चाहिए, जो भी सारे वहां के मंत्री हैं उन सबकी एक इंडिपेंडेंट काउंसिल की बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए थे। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, मतलब क्या है, राइट टू प्रेस यहाँ पर दिया गया कि भाई जो भी छापना चाहते हो छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की भी स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई। सामंती प्रथा बोले तो हम बात करते हैं ना, मान लो इनके पास एक जमीन है, फिर इनसे नीचे कोई है, फिर एक इनसे नीचे कोई है, सबसे नीचे एक किसान है, इस तरीके वाली जो हम व्यवस्था देखते हैं जमीन को लेकर उसे सामंती व्यवस्था बोलते हैं। तो उस चीज को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। तथा प्रतिनिधि सभा, डाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रतिनिधि सभा की यहाँ पर बात, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, ठीक है, उसकी बैठक जो है प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में जो है वो बुलाने की बात स्वीकार कर ली गई और इस प्रकार आंदोलनों से हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता जो है वो प्रदान की गई। डन है। अब बात कर लेते हैं पोलैंड की। पोलैंड के साथ क्या होता है।
पोलैंड में क्या होता है कि पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण जो है वो रूसी शासन के विरुद्ध जो है वो शुरू हो गए थे। पोलैंड पर किसका कंट्रोल था? पोलैंड पर कंट्रोल था रशिया का, ठीक है, रूस का कंट्रोल था। क्लियर है भाई। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इसे इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी, ठीक है, और अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को जो है वो कुचल दिया था भाई, क्योंकि यहाँ पर इनको सपोर्ट ही नहीं मिला तो रूस ने क्या किया, ऐसा है अपना राष्ट्रीय आंदोलन करो तुम बंद, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे शांति से रहो। तो ये चीज पोलैंड में देखने को मिली थी भाई। बोहेमिया में क्या हुआ कि बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, यहाँ पर जो है बोहेमिया भी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है। बोहेमिया भी किसके कंट्रोल में बच्चा? बोहेमिया भी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है, और हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव इस पर पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक जो है वो चैक जाति, ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय था वहां का, क्या? चैक, ठीक है, चैक समुदाय था, और उसकी स्वायत्त शासन की यहाँ पर मांग को स्वीकार तो कर लिया गया था, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर तो स्वीकार कर लिया गया, ऐसा ठीक है भाई, जो तुम बोल रहे हो हम ठीक है मान लेते हैं। चैक जाति जो है बोल रही थी कि ऐसा है कि रोल सारा हम करेंगे, और इस बात को उनकी स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन क्या हुआ भाई, 1821 में क्या हुआ कि नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफी दुख प्रकट किया गया, और उसके बाद क्या 1823 में, ठीक है, स्पेनिश यहाँ पर स्वतंत्रता की हम बात कर ले रहे हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ क्या, हाँ ये वाला रह गया था, चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उस वक्त क्या होता है कि भले ही उनकी मांगों को यहाँ पर मान लिया गया था, लेकिन जो है उनका जो आंदोलन है वो हिंसात्मक रूप ले लेता है, ठीक है, आंदोलन क्या है, हिंसात्मक रूप ले लेता है, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई जो है उसके क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया, और इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों की जो है वो उपलब्धि जो है वो स्थायी नहीं रह सकी। इतना क्लियर हो गया, डन। अब लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि भाई इन सब सारी चीजों का परिणाम क्या हुआ। तो इन सारी चीजों का परिणाम ये हुआ कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के कर्व से ही हुआ, मतलब प्रथम अभिव्यक्ति क्या है, वो तो फ्रांसीसी क्रांति ही थी, ठीक है, जो मूर्त रूप से यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का यहाँ पर उदय देखने को मिला, सबका हमें एकीकरण भी देखने को मिला। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष जो है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। मतलब क्या है, एक बार राष्ट्रवाद वही एकदम जो चरम सीमा पर पहुंच गया, उसके बाद यही राष्ट्रवाद हमें एक संकीर्ण राष्ट्रवाद के तौर पर भी बदलता नजर आया। प्रत्येक जो राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। अब देखो, सबके लिए सबका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया, और यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है टकराव का, ठीक है। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र, भाई बाल्कन क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा टकराव देखने को मिलता है, और वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य एवं जाति समूहों में भी क्या है, ये भावना जोर पकड़ने लगी थी कि जो हमारा राष्ट्र है वो हमारा राष्ट्र है, और हम इसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, ये भावना बहुत ज्यादा हो गई थी। तो दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्य तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसमें साम्राज्यवादी जो है प्रवृत्तियां जो है वो प्रवेश करने लगी थी, कि भाई अपना राष्ट्र बचाने के लिए वो दूसरे राष्ट्रों पर भी वो कब्जा करने के लिए तैयार हो जा रहे थे। तो साम्राज्यवाद वाली हमें यहाँ पर जो है विचारधारा वो देखने लगी थी, भाई प्रादुर्भाव होने लगा था। हालांकि इस साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति जो है वो उतनी जिम्मेदार थी जितने कि अन्य कारण। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया। आपको पता है कि भारत भी इसी परिप्रेक्ष्य में जो है उसको गुलाम बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, इन उपनिवेशों के शोषण, उपनिवेश बोले तो बेटा कॉलोनी, ठीक है, जो गुलाम बना लेते हैं, ठीक है, जो दूसरे देश में जाकर उन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं, इसे हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। और जिन देशों पर ये चीज देखने को मिलती है वो होती है कॉलोनी, वो उनके उपनिवेश, ठीक है, उन पर क्या है औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही जो है ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ, और पूरा बाल्कन क्षेत्र जो है वो युद्ध का अखाड़ा बन गया था। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ही टकराव देखने को मिलने लगा था, ठीक है भाई। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप में ही नहीं वरन क्या है पूरे के पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ जो है मुक्ति के लिए जो है राष्ट्रीयता की लहर हमें देखने को मिल रही है। कैसा है भाई, जो भी सारे उपनिवेश जो कॉलोनी हैं, जब हमारे यहाँ भी आपको पूरा जो है स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है, ठीक है, आज़ादी के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश जो है वो पहुंचना शुरू हो गए थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान,
पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी जो वो प्रभावित थे और खुद को उन्होंने जो है, जैसे फ्रांस में हम देखते हैं जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई थी, ये भी वही करते हैं। इसी प्रभाव में उसने जैकोबियन क्लब का जो है स्थापना की, ठीक है, और स्वयं उसका सदस्य बना। और उसे कहा जाता था कि उसने श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का प्रतीक जो है वृक्ष भी लगवाया था, एक लिबर्टी ट्री भी श्रीरंगपट्टनम में किसने लगवाया था, टीपू सुल्तान ने लगवाया था, फ्रांसीसी क्रांति की जो भावना से ओतप्रोत होकर, ठीक है। क्लियर है भाई। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं ये उसका बहुत बड़ा कारण था, इनसे प्रभावित होकर वहां पर चीजें चल रही थी, ठीक है। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन रॉय जो है स्वयं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे और उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद तथा राष्ट्रवादी संबंधी जो है उनके सारे विचार थे, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ, जो भी सारे हमें विचार यहीं पर देखने को मिलते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उन वहाँ के नेताओं ने भी यहाँ की जो यूरोप में बहुत सारी जो क्रांतियाँ हुई हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं, उनसे प्रभावित होकर वहाँ पर बहुत सारे घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया और 1823 की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। मतलब क्या, राजा राम मोहन रॉय जो है वो इन सारी घटनाओं पर भी बहुत अपने विशेष रुचि रख रहे थे। भाई 1821 में नेपल्स की जो भी क्रांति हुई, वो जो उसकी विफलता हुई, तो भाई उन्होंने उस पर दुख प्रकट किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ इनके साथ। और 1823 में जब इसकी सफलता देखने को मिली है स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की, तो बाकायदा उन्होंने विशाल भोज का भी आयोजन किया था। कालांतर में भारत के 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व जो है वो नजर आने लगे थे। 1857 वाले जो भारत में जो क्रांति हुई थी वो सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है, वही बहुत भयंकर तरीके से हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसमें हमें राष्ट्रीयता के तत्व नजर आ रहे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप एवं अतः पूरे विश्व को प्रभावित किया। स्टार्टिंग भले ही यूरोप में इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन बाद में देखते हैं पूरा का पूरा पूरी पूरी दुनिया में जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का आगमन हुआ और यूरोप के राष्ट्रवाद की वजह से, ठीक है, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही और उसके साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इतनी सारी हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, इन्हें लगाइएगा, जहाँ ना समझ में आए उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे कहीं पे भी अगर आपको डाउट आ रहा हो तो ठीक है, उसे क्लियर कर लीजिएगा। डन है, ये सारे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। डन भाई, आई होप कि आपको सारा का सारा चैप्टर जो है बहुत आसान तरीके समझ में आया हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप किताबें पढ़ने बैठते हो तो होता है कि हाँ मैम ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही, ये नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे हो गई। इसीलिए पूरी की पूरी किताब लेकर आई ताकि आपको एक एक लाइन जो है, एक एक अक्षर जो है वो समझ में आए कि भाई इसका मतलब क्या है। तो आई होप आपको एक वन शॉट में सारा का सारा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया हो। तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।